हेलो बच्चों, दीर्घाकार आवर्त सारणी में हम लोग एस ब्लॉक के तत्वों को खत्म कर चुके हैं पिछली वीडियो में, और अब बारी है पी ब्लॉक के तत्वों की। आज हम लोग पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का रसायन विज्ञान, तीसरा चैप्टर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, और आज 7वां लेक्चर होगा। 6 लेक्चर हो चुके हैं। आज की टॉपिक है पी ब्लॉक के तत्व। इस टॉपिक में हम लोग पी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। पी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण क्या हैं। सबसे पहले हम यहाँ पी ब्लॉक के तत्वों को दिखा दें कि पी ब्लॉक के तत्व किस वर्ग से किस वर्ग के बीच आते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पी ब्लॉक के तत्व वर्ग संख्या 13 से 18 में रखे गए हैं और इनकी कुल संख्या 37 है, 37 तत्व हैं। तो यहाँ फिर से हम एक बार पी ब्लॉक के तत्वों को दिखा रहे हैं, आप देखें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने दीर्घाकार आवर्त सारणी के एक पोर्शन को दिखाया है, केवल पी ब्लॉक के तत्वों को दिखाया है। देखो यहाँ आप वर्ग संख्या 13 से 18 तक के तत्व हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और इन वर्ग के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पी उपकोष में पूरा होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी सब सेल में पूरा होता है। तो आप देखें, यह है वर्ग संख्या 13 और इसमें तत्व हैं बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरान को ब्लैक कलर से हमने लिखा है, बाकी के सारे तत्व रेड कलर में लिखे हैं। इसका भी एक कारण है। आप यहाँ देखो, बोरान अधातु है और बाकी जितने की रेड कलर के सिंबल हैं ये सारी की सारी धातुएं हैं। इसी तरह समूह संख्या 14 में अगर हम आते हैं तो कार्बन अधातु है, सिलिकॉन, जर्मेनियम उपधातुएं हैं। यह नॉन मेटल है, यह मेटेलॉइड है और यह मेटल्स हैं। अधातु ये दोनों उपधातुएं, टीना और लेड धातुएं हैं। समूह 15 पे आप आ जाओ, नाइट्रोजन, फास्फोरस अधातुएं हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी उपधातुएं हैं और बिस्मथ धातु है। इसी तरह समूह संख्या 16 पे आओ, जिनको चाल्कोजन समूह कहते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम ये तीनों ही अधातुएं हैं और इनके नीचे टेलुरियम और पोलोनियम उपधातुएं हैं। समूह संख्या 17 पे आ जाओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये अधातुएं हैं और एस्टेटिन उपधातु है। इसके नीचे 7वां आवर्त भी आता है जिसमें कि सारे के सारे तत्व रेडियो एक्टिव हैं और वो कृत्रिम विधियों से बनाए गए हैं। तो हम लोग जब पी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन करते हैं तो उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं है, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया है। तो इनके नीचे एक 7वां आवर्त भी है और उसमें सारे के सारे मेटल्स हैं, सभी के सभी धातुएं हैं। 18वें समूह पे हम आ जा रहे हैं। 18वें समूह में आप देखो, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन और रेडान ये सभी की सभी अक्रिय गैसें हैं। ये अक्रिय क्यों हैं? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा होता है। सबसे बाहरी कक्षा जो है, इसको संयोजी कक्षा कहते हैं, वो पूर्ण होती है। ये न तो इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहते हैं न तो लेना चाहते हैं, अपने आप में पूर्ण है, इसलिए ये अक्रिय हैं, जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो हम इनके सामान्य लक्षण के बारे में बताएंगे, लेकिन एक चीज आपको यहाँ बता दें, पीरियाडिक टेबल को, पूरे आवर्त सारणी को याद करने की जो ट्रिक है उसकी विधि हमने बताई हुई है पिछले वीडियोज में। 2-4 वीडियो पीछे जाएंगे तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगा। अगर आपको पीरियाडिक टेबल याद नहीं है या आपने पीरियाडिक टेबल दीर्घाकार आवर्त सारणी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, आप देखो ब्लैक कलर में जो है, ब्लैक कलर में ये सभी की सभी अधातुएं हैं, अधातुएं नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स। इसके बाद ब्लू कलर में दिया हुआ है, ब्लू कलर में अगर आप जाओगे तो 18वें समूह को छोड़ के जो ब्लू कलर्स दिया हुआ है, ब्लू कलर में ये सारे के सारे उपधातु हैं, उपधातु, उपधातु हैं, मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स। और अगर रेड कलर की बात करें
तो रेड कलर में मेटल्स दिए हुए हैं, मेटल्स। हीलियम को डबल कलर में हमने बनाया है, क्योंकि हीलियम जिस तरह से एस ब्लॉक में हाइड्रोजन अपवाद का कारण बनता है, उसी तरह से पी ब्लॉक में हीलियम अपवाद का कारण बनेगा। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ही देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पी उपकोष में पूरा नहीं होता है, बल्कि एस उपकोष में पूरा होता है। इस हिसाब से तो इसको एस ब्लॉक के तत्वों के साथ रखा जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये अक्रिय गैस है, इसमें एक ही कक्षा है और एक कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते। तो चूंकि अक्रिय गैस है और एक ही कक्षा है, वह भी पूर्ण है, तो इसको अक्रिय गैसों के साथ रखना अधिक तर्कसंगत है, इसलिए इसको अक्रिय गैसों के साथ ही रखा गया है। और इसी के साथ समूह संख्या 18 में हम अध्ययन करते हैं। ब्लू कलर्स में जो उपधातुएं हैं, इनकी आप संख्या देखोगे तो कुल पूरे आवर्त सारणी में 1 2 3 4 5 6 7 धातुएं, 7 तत्व ऐसे हैं जो उपधातुएं हैं, मेटेलॉइड्स हैं। तो ठीक है, पहले हम चलते हैं पी ब्लॉक के तत्वों की सामान्य विशेषताओं पर। पी ब्लॉक के तत्वों की सामान्य विशेषताएं क्या हैं, देखो आप। पी ब्लॉक के तत्वों की पहली विशेषता को देखो आप। पहली विशेषता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और पी ब्लॉक के तत्वों की अंतिम कक्षा में 3 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 Np1 से 6 होता है। ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या है और 1 से 6 तक ये भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N जो है मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, S और P उपकोषों को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि किस तरह से सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से 6 तक पहुँचता है। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम दो तत्वों का बना के आपको दिखा दें। देखो, समूह संख्या 13 में बोरान है, 13 के तत्वों में बोरान और एल्यूमिनियम है। दो तत्वों का बना दे रहा हूँ। बोरान में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5, एल्यूमिनियम में होती है 13। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखते हैं बोरान का, तो 1s2 2s2 2p1। इसी तरह एल्यूमिनियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अगर अगला एलिमेंट लिखें, इसके बाद एल्यूमिनियम के बाद गैलियम का नंबर है। देखो आप गैलियम का, तो गैलियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो जैसे ये 2p1, उसके बाद 3p1, उसके बाद 4p1, उसके अगला लिखेंगे 5p1 आता जाएगा। तो बाहरी कक्षा में यहाँ क्या दिख रहा है हमको, जो सबसे बाहरी कक्षा आ रही है उसके p वाले उपकोष में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, और इस श्रेणी में समूह संख्या 13 में जो सबसे बाहरी कक्षा है उसका p उपकोष होगा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और चूंकि पूरे बाहरी कक्षा को देखें, ये दूसरी कक्षा है 2s और 2p, तो इन दोनों में मिला के 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी देखो 3s और 3p में मिला के 3 इलेक्ट्रॉन। तो इनकी अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन और अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जब अगले श्रेणी पे आएंगे समूह संख्या 14 पे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2p2 3p2 4p2 बनेगा। तो वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s में और 2p उपकोष में। देखो यहाँ हम बना दे रहे हैं वर्ग संख्या 14 के तत्वों को, और 14 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं। वर्ग संख्या 14 में कार्बन है, सिलिकॉन है, 2 एलिमेंट्स लिख रहे हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होती है। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। कार्बन के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दें 1s2 2s2 2p2। सिलिकॉन के लिए लिख दें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो देखो आप अंतिम वाले जो कक्षाएं हैं लास्ट वाले 2s2 2p2 3s2 3p2,
इस तरह से बन रहा है ना। और सबसे बाहरी जो मुख्य कक्षा दूसरी है और उसके बाहरी उपकोष पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 यहाँ पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। इसी तरह अगर हम समूह संख्या 15 के तत्वों को बनाएं, समूह संख्या 15 में, तो आप देखोगे कि पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो जाएगी। तो समूह संख्या 15 में जो तत्व हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7, फास्फोरस में होती है 15। और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p3। फास्फोरस के लिए आप देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये फास्फोरस के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये देखो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है, 2s2 2p3 3s2 3p3। और p उपकोष के लिए अगर आप देखो तो 2p3 3p3। इसी तरह से समूह संख्या 16 में आएंगे तो 2p4 3p4 5p4 इस तरह होगा। 17 में आएंगे तो 2p5 3p5। 17 का भी बना दे रहा हूं, 16 का छोड़ रहा हूं। 17 के लिए यहां बना दूं समूह संख्या 17 के लिए। समूह संख्या 17 में फ्लोरीन है, क्लोरीन है। यहाँ देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 9 और क्लोरीन में होती है 17। तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के दिखा दे रहा हूँ 1s2 2s2 2p5। जोड़ो आप 2 2 4 5 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और क्लोरीन के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर शून्य समूह के तत्वों की बात करें, शून्य वर्ग इसका पुराना नाम, जो पहले की दीर्घाकार आवर्त सारणी बनी थी तो 18वें समूह के तत्वों को शून्य समूह के तत्व भी कहा जाता है। तो देखो 18वें समूह के तत्वों की बात करें अक्रिय गैसों की, तो हीलियम तो एक विवाद पैदा करेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास s उपकोष में ही पूरा हो जाएगा। हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2 और इसमें एक ही कक्षा है 1s2, एक ही कक्षा, उसमें एक ही उपकोष और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 है। चूंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास s उपकोष में पूरा होता है तो इनको s ब्लॉक के तत्वों के साथ होना चाहिए था, लेकिन ये अक्रिय गैस है और इन अक्रिय गैसों के गुण के साथ इसका गुण मिलता है। इसमें एक ही कक्षा है, एक कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते, तो इसकी बाहरी कक्षा पूरी है। अगले तत्व पे आते हैं नियॉन आर्गन। अगर नियॉन के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, आर्गन में 18। नियॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो देखो आप 1s2 2s2 2p6। देखो आप 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरे हो गए और ये बाहरी कक्षा पूरी भर गई है। इसी तरह आर्गन की बात करें तो हम लिखते जाएंगे तो लास्ट में पाएंगे 3p6। इसके नीचे वाली गैस के लिए लिखेंगे तो 4p6। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिख रहा है आपको। इसीलिए देखो यहाँ P1 और लास्ट में पहुंचे तो P6 मिल रहा है, तो इसीलिए कहा जाता है कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP1 से 6 होता है। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो समझ में आ गया होगा, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हम अगली सामान्य विशेषता पे चलेंगे। चलो बच्चों, हम लोग अगली विशेषता पे आ गए हैं। पी ब्लॉक के तत्वों के लिए दूसरी विशेषता है संयोजकता, वैलेंसी। इस ब्लॉक के तत्वों की संयोजकताएं प्रायः निश्चित होती हैं। तो पी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकताएं अधिकतर निश्चित होती हैं, लेकिन कुछ तत्व परिवर्ती संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे टिन और लेड इस श्रेणी में आते हैं जो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा भी कई सारे तत्व हैं जो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं इनमें। अब आप ध्यान दो, यहाँ हम समूह संख्या 13, 14,
15, 16, 17 इनके लिए ये बताने जा रहे हैं कि संयोजकताएं किस तरह से निर्धारित होती हैं। समूह संख्या 13 बोरान फैमिली है, जिसमें बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम वगैरह आते हैं। समूह संख्या 15 कार्बन परिवार कहलाता है, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आते हैं। समूह संख्या 15 नाइट्रोजन परिवार कहलाता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक वगैरह आते हैं। समूह संख्या 16 ऑक्सीजन परिवार कहलाता है, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम वगैरह। और समूह संख्या 17 हाइड्रोजन परिवार है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और अन्य तत्व आते हैं। तो यहाँ आप देखो, अगर हम बोरान की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 5। इसी तरह कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6। हम यहाँ बोरान का परमाणु ही बना दे रहे हैं। यह बोरान के लिए नाभिक हो गया और यह दूसरे आवर्त का तत्व है, तो इसमें 2 कक्षाएं होंगी। अब आप देखो, पहली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। ठीक है, तो अब बोरान क्या करेगा? इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी है। ये अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करे? या तो 3 इलेक्ट्रॉन या खो दे, माइनस हो जाए, या तो यह जुगाड़ करे 5 इलेक्ट्रॉनों का और अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करे। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर खो देता है तो एक ही कक्षा बचेगी, जिसका ऑक्टेट 2 ही इलेक्ट्रॉनों से पूरा हो जाता है। और 5 इलेक्ट्रॉन का अगर व्यवस्था करे तो इसकी दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ये बोरान क्या करता है? इसके लिए देखो पॉसिबिलिटीज क्या है। 3 इलेक्ट्रॉन खो देना ज़्यादा आसान है अपेक्षाकृत 5 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के। तो इसकी संयोजकता होती है 3। बोरान के लिए संयोजकता होती है 3। इसी तरह एल्युमिनियम की जब संरचना बनाएंगे तो उसमें 3 कक्षाएं होंगी और उसकी बाहरी कक्षा में भी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एल्युमिनियम के लिए भी यही केस है। एल्युमिनियम अपना 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से खो लेगा, जबकि 5 इलेक्ट्रॉन इसको पाने में ज़्यादा कष्ट होगा। तो इसकी भी संयोजकता होती है 3। तो समूह संख्या 13 के तत्वों की सामान्य संयोजकता होती है 3। अगर हम बात करें समूह संख्या 14 की, तो इनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4 और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। ये कैसे पूरा करेंगे? या तो 4 इलेक्ट्रॉन लें या तो 4 इलेक्ट्रॉन दें। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी में इनकी संयोजकता होगी 4। इनकी संयोजकता है 3, इनकी संयोजकता है 4। सामान्य संयोजकता की बात कर रहे हैं। समूह संख्या 15 में अगर हम आए तो समूह संख्या 15 के तत्वों को देखो आप, इनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 5 और इनके पास क्या पॉसिबिलिटी है? 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में पूरा करने के लिए या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लें या तो 5 इलेक्ट्रॉन त्यागें। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेना इनके लिए आसान है, तो इनके लिए भी संयोजकता है 3। इसी तरह से समूह संख्या 16 के तत्वों की बात करें ऑक्सीजन परिवार की, तो इनकी बाहरी कक्षा में कुल 6 इलेक्ट्रॉन हैं। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकते हैं, तो इनकी संयोजकता हो जाती है 2। और हाइड्रोजन परिवार की बात करें तो इनके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये बहुत आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो इनकी संयोजकता हो जाती है 1। तो इस तरह से संयोजकताओं का निर्धारण किया जाता है। और कुछ तत्व परिवर्ती संयोजकता इसलिए दिखाते हैं। अब देखो, कार्बन परिवार में कार्बन, सिलिकॉन, इसके बाद नंबर आता है जर्मेनियम का, टीना, लेड। ये टीना और लेड परिवर्ती संयोजकताएं दिखाते हैं। यह 2 की संयोजकताएं भी दिखाएंगे, 4 की संयोजकताएं भी दिखाएंगे। लेड भी 2 की संयोजकताएं, 4 की संयोजकताएं, जैसे PbCl2 भी बनता है, PbCl4 भी बनता है। इसी तरह SnCl2 भी बनता है, SnCl4 भी बनता है। तो और ऑक्सीकरण संख्याएं भी इनकी देखेंगे। अगर आप ऑक्सीकरण संख्याएं जानते होंगे तो इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं भी परिवर्ती होती है। हम अगली विशेषता की बात करेंगे संयोजकता के बाद। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगली विशेषता पे हम आ गए हैं। तीसरी विशेषता है पी ब्लॉक के अधिकांश तत्व ऋण विद्युतीय हैं। ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो जिस तरह हम लोगों ने एस ब्लॉक के तत्वों को देखा था कि वे अधिकांशतः क्या है, वे सभी के सभी धन विद्युतीय हैं। और इसी तरह से ये पी ब्लॉक के अधिकांश तत्व ऋण विद्युतीय हैं और ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। चौथी विशेषता है
इस ब्लॉक के तत्व धातु, उपधातु व अधातु हैं। तीनों वर्गों में विभाजन है, ये हमने पहले ही दिखा दिया आपको। पांचवी विशेषता है, इस ब्लॉक में फास्फोरस, ऑक्सीजन व हैलोजन तत्व अत्यंत क्रियाशील हैं और सबसे अधिक क्रियाशील फास्फोरस है। अधातुओं में सबसे ज्यादा क्रियाशील फास्फोरस अधातु होती है। छठा नंबर देखो, ये एस ब्लॉक के तत्वों के साथ विद्युत संयोजक यौगिक बनाते हैं और आपस में ही पी ब्लॉक के तत्व सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। सातवीं विशेषता देखो आप, कार्बन तथा सिलिकॉन के परमाणु आपस में मिलकर लंबी श्रृंखला बनाते हैं। इस गुण को श्रृंखलन या कैटेनेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये गुण है, श्रृंखलन या कैटेनेशन, क्योंकि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे डिपेंड है। कार्बन के परमाणु आपस में मिलकर लंबी श्रृंखला बना सकते हैं किसी भी दिशा में और इसे श्रृंखलन कहते हैं। कुछ कुछ ऐसा ही गुण सिलिकॉन के तत्वों में भी होता है, ये भी कुछ हद तक श्रृंखला बना सकते हैं। कार्बन के परमाणुओं का यही गुण कार्बनिक रसायन में असंख्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। असंख्य कार्बनिक यौगिक इसलिए हैं क्योंकि कार्बन के परमाणु आपस में जुड़ सकते हैं, लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। तो ये पी ब्लॉक के तत्वों की सामान्य विशेषताएं, उनके गुण हो गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।